आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश पोइट्री की सेकंड पोएम द साम ऑफ लाइफ। साम PSALM, यहाँ P और L दोनों साइलेंट रहते हैं। साम का अर्थ होता है भजन, यानी जीवन के लिए भजन या जीवन का भजन, यानी जीवन को एक भजन के रूप में लिया गया है। यह पोएम H.W. लॉन्गफेलो द्वारा लिखी गई है। H.W. लॉन्गफेलो, H. हेनरी, W. वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, ये अमेरिका के एक महान कवि रहे हैं और मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेजेस के शिक्षक रहे हैं। इन्होंने बहुत सी कविताएं रचित की, लेकिन इनका सबसे पहला कलेक्शन ऑफ पोएम्स द वॉइसेस ऑफ द नाइट थी, उसी में से ये पोएम द साम ऑफ लाइफ ली गई है। इस पोएम में एक्चुअली 9 स्टैंजास हैं, लेकिन इंग्लिश सिलेबस में सिर्फ 4 स्टैंजास हाई स्कूल के लिए दिए गए हैं। सबसे पहले हम इस पोएम की एक आइडल रिसाइटिंग कर लेते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destine and our way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Let us then be up and doing with a herd for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. पोएम को वर्ड टू वर्ड जानने से पहले हमें कवि की इंटेंशन जान लेनी चाहिए कि कवि इस पोएम में क्या बताना चाहता है। कवि ने इस पोएम में जीवन को जीने का तरीका बताया है। वो कहता है कि हमारा जीवन केवल खुश रहने या दुखी होने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के उद्देश्य कुछ और हैं, महान हैं, और केवल मृत्यु ही इसका अंतिम सत्य नहीं है। हमारा शरीर मर सकता है, किंतु हमारी आत्मा अमर होती है। हमें एनिमल्स की तरह इस जीवन में जीना है या हमें हीरो बनकर इस जीवन को जीना है, ये हम पर खुद डिपेंड करता है। तो एक बहुत इंस्पिरेशन देने वाली पोएम ये H.W. लॉन्गफेलो ने लिखी है, जिसको पढ़ने के बाद वास्तव में लगता है कि इंसान का जीवन वास्तव में महान उद्देश्यों के लिए बना है। केवल निराश रहने या केवल एंजॉय करने के लिए तो मनुष्य का जीवन नहीं होता है। अब हम इसको एक एक स्टैंजा लेकर चलते हैं। पहला स्टैंजा है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ जीवन रियल वास्तविक है, अर्थात आप इसे स्वप्न ना समझें। इट इज नॉट अ ड्रीम, इट इज रियलिटी। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट यानी सिंसियर, तो जीवन सिंसेरिटी से भरा हुआ है। मीन्स आप लापरवाही से या बेईमानी से अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। तो जीवन सत्य है, जीवन ईमानदारी से भरा हुआ है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और केवल मर जाना ही, ग्रेव वो प्लेस होता है जहाँ डेड बॉडीज बरी की जाती हैं, यानी दफनाई जाती हैं। तो मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर दफना दिया जाता है। क्या वही मनुष्य के जीवन का अल्टीमेट रियलिटी है? नहीं। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, गोल टारगेट, एम, और केवल ग्रेव यानी कि मरना ही मनुष्य की जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। डस्ट दो आर्ट, डस्ट मिट्टी, दो THOU
ओल्ड इंग्लिश में यू के प्लेस पर यूज होता था, जिसका अर्थ होता है तुम। और आर्ट, ART, आर्ट ये ARE, आर के लिए यूज होता था। मॉडर्न इंग्लिश में यू आर बोला जाता है, ओल्डन इंग्लिश में दो आर्ट बोला जाता था यू आर के लिए। डस्ट दो आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, यही तो कहा जाता है कि तुम मिट्टी हो, माटी के पुतले हो, माटी में मिल जाओगे। तो डस्ट दो आर्ट, मिट्टी तुम हो, टू द डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी में ही मिल जाओगे। बट लेकिन इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ये नहीं बोला गया है। इज नॉट स्पोकन, स्पोकन स्पीक की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये नहीं बोला गया है ऑफ द सोल, आत्मा के लिए। मतलब मनुष्य का शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बनता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर अजर होती है, आत्मा मिट्टी में नहीं मिलती है। इसीलिए कवि पहली पंक्ति में कहता है कि लाइफ इज रियल, क्योंकि जीवन तो आत्मा से है और जीवन ईमानदारी से भरा हुआ है। तो लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, यानी इसके प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ये जो इट्स गोल कहा गया है, ये आत्मा के लिए कहा गया है कि कब्र आत्मा का अंतिम उद्देश्य या अंतिम निवास स्थान नहीं है। आत्मा अमर है, अजर है। इन द वेरी फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, द पोएट wants to clear that the life of man is quite real. One should always be very sincere, very honest towards the life, because the end, the target of the life is not death, but something else, something far different from this life also, because the body of a man can die, it can mix with the dust after death, but the soul is immortal, it never dies. हम सेकेंड स्टैंजा पर आते हैं। Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way। कितना सुंदर कवि ने वर्णन किया है कि नोट enjoyment and not sorrow, केवल खुश होना ही नहीं और दुखी होना भी नहीं। Not enjoyment and not sorrow is our destined end। destined होता है जो हमारे फेट ने अर्थात भाग्य ने पहले से ही लिख दिया है। तो is our destined end, ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ अंत नहीं है। और वे, या यही हमारा मार्ग नहीं है कि हम तो पैदा हुए हैं सिर्फ खुश रहने के लिए या सिर्फ दुखी रहने के लिए। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। बट लेकिन टू एक्ट, एक्ट मीन्स कार्य करना, बल्कि हम कर्म करने के लिए बने हैं। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, ईच टुमारो यानी हर आने वाला कल, फाइंड्स अस हमको पाए, फार्दर देन टुडे आज से कहीं आगे, फार्दर मतलब आगे और देन टुडे मतलब आज से आगे। तो हमारा जीवन का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि हम इंजॉय करें या हमें कोई कष्ट मिल गया है तो वी शुड स्पॉइल आवर लाइफ इन सैडनेस। ओ हमें तो ये कष्ट हो गया, अब तो हम इस कष्ट से बाहर ही नहीं आ सकते। नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है, यह भाग्य में लिखी हुई वस्तु नहीं है। हम इस धरती पर एक्ट करने के लिए, कर्म करने के लिए पैदा होते हैं, और ऐसा कर्म, ऐसी सिंसेरिटी के साथ किया जाने वाला कर्म कि हमारा आने वाला हर कल हमको आज से आगे पाए। इट मीन्स द पोएट wants to say that we should neither be very happy nor be very sad if we get any
situation or circumstance in our life, and we should not think that this is the ultimate goal of our life, that we are made only to be happy or to be sad. No, we have taken the birth on this earth to act, to do something, and we should do all the works with such a sincerity that our tomorrow may find us farther than today. Means we should be in advanced situation in every coming day, and we should find ourselves that yes, we have achieved something. Now we come on the third stanza. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. बहुत ही सुंदर कंपैरिजन कवि ने इस स्टैंजा के अंदर जिंदगी की है। कवि कहता है कि यह जीवन एक बैटल फील्ड है जिसमें हर पल हर क्षण हम लड़ते हैं। बैटल फील्ड के अंदर हम देखते हैं कि हाथी, घोड़े, तरह तरह के जानवर वहाँ प्रयोग किए जाते हैं, और राजा महाराजा या मंत्री या हीरो उनकी पीठ पर बैठा रहता है। तो बैटल तो वो सभी कर रहे हैं, कैटल भी बैटल में है और हीरो भी बैटल में है, लेकिन कैटल अपनी मर्जी से काम नहीं करता है, वो हीरो की मर्जी से काम करता है। तो कवि इस स्टैंजा में क्लियर करना चाहता है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे जीवन का टारगेट होना क्या चाहिए। क्या तुम एनिमल बनना चाहते हो इस युद्ध क्षेत्र में, या तुम एनिमल की पीठ पर बैठे हुए हीरो बनना चाहते हो जो उस एनिमल को अपनी मर्जी से चलाता है। तो हम इसका एक एक मीनिंग देखते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ल्ड्स दुनिया के, ब्रॉड विस्तृत, वेरी लार्ज, फील्ड मैदान, बैटल वॉर युद्ध क्षेत्र। तो दुनिया के इतने बड़े युद्ध क्षेत्र में इन द बिवस ऑफ लाइफ, बिवस शेल्टर प्लेस, टेम्पोरेरी शेल्टर प्लेस ऑफ लाइफ, जीवन का। तो क्योंकि जीवन का ये हमारी ज़िंदगी एक टेम्पोरेरी शेल्टर प्लेस ही होता है आत्मा का, आत्मा एक जन्म से दूसरा जन्म लेती चलती है। तो इस टेम्पोरेरी शेल्टर प्लेस पर, इस बैटल फील्ड में जो बहुत बड़ा है, जो बहुत विस्तृत है, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी बनो, नोट नहीं, डम्ब गूंगे, स्पीचलेस, ड्राइवन भगाए जाने वाले एनिमल्स, कैटल। तो इस युद्ध क्षेत्र में, इस इतने बड़े मैदान में जहां आत्मा एक शरण स्थल लिए हुए हैं, उसमें गूंगे बहरे जानवर मत बनो, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि बनो हीरो, वीर बनो इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष में। स्ट्राइफ संघर्ष, स्ट्रगल। तो ये जो जीवन जीना है ये एक संघर्ष है, दुनिया एक युद्ध स्थल है, इसमें आत्मा कुछ समय का शरण स्थान लेने के लिए आई है, और इसमें जानवर मत बनो बल्कि हीरो बनो, ताकि दिशा बदल सको अपने हिसाब से, केवल जानवरों की तरह से नहीं जिन्हें कहीं भी भगाया जा सकता है, हाँका जा सकता है। तो पोएट कहना चाहता है, द होल वर्ल्ड इज लाइक अ बैटल फील्ड एंड आवर सोल हैज टेकन शेल्टर हियर। नाउ इट डिपेंड्स ऑन आवर वर्किंग process, whether we want to be like animals or want to be the hero who is commanding that particular animal. So if you want to be the hero, stand up and act. Now we come to the fourth and last stanza of this poem. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor
and to wait. Let us then, let us, तो चलो फिर, let us then be up, be हो जाओ, up खड़े, and doing और करो, with a heart, एक ऐसे दिल के साथ, एक ऐसी इच्छा शक्ति के साथ। यहाँ हार्ट का मतलब दिल यानी कि इच्छा शक्ति है, एक ऐसे हृदय के साथ। Let us then be up and doing with a heart for any fate. For means के लिए, किसके लिए? कोई भी भाग्य हो, means डिसीजन कुछ भी निकले। Let us then be up and doing with a heart for any fate. किसी भी भाग्य के लिए, यानी परिणाम चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन हमें हृदय के साथ एक विल पावर के साथ खड़ा होना है। और स्टिल अचीविंग, बेशक हम अभी प्राप्त कर रहे हैं अपने उद्देश्यों को या हम उधर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टिल परसुइंग, फिर भी हमें लगातार पीछा करते रहना है, क्योंकि ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। तो स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, हम प्राप्त कर रहे हैं फिर भी हमें परस्यू करना है, हमें और बहुत कुछ प्राप्त करना है। लर्न टू लेबर, तो सीख लो, लर्न मीन्स सीख लो, टू लेबर परिश्रम करना, और साथ ही साथ एंड टू वेट इंतजार करना भी सीख लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज एग्ज़ाम दिया है तो आज ही परिणाम आ जाएगा, तो धैर्य रखना भी सीखो। तो यहाँ कवि ने बहुत अच्छी प्रेरणा हमें दी है कि हमें कर्म करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, और अगर फल की इच्छा भी है तो उसके लिए इंतज़ार करना सीखो। द पोएट वॉन्ट्स टू से that we should stand with our complete willpower, that we are to act here. We should labor hard to harder, and because of the labor we are getting something day by day, but we should not stop here and we should not think that this is the end. No, we are to pursue, we are to chase our ultimate target, and we should always learn how to work hard to harder, and we should be full of patience. The poet in the very last line of the poem wants to say that we should learn to labor, but we should be tolerant also, and we should have patience for the result. Thank you.